एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा की कि अस्थमा क्या है और ये किन लोगों में होता है और अस्थमा को ट्रीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अस्थमा लंग्स की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके लंग्स की जो एयरवेज होती हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं या एयरवेज में स्वेलिंग हो जाती है या आपकी एयरवेज नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके लिए सांस लेना डिफिकल्ट हो जाता है। जब आपकी एयरवेज में स्वेलिंग होती है तो आपकी एयरवेज की लाइनिंग रेड हो जाती है। फिर स्वेलिंग और रेडनेस की वजह से आपकी एयरवेज नैरो हो जाती है और फिर जब आप सांस लेते हैं तो नैरो एयरवेज की वजह से ऑक्सीजन प्रॉपरली आपके लंग्स तक नहीं पहुंच पाता और आपको सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। इसके अलावा अस्थमा में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी होती है, मींस एयरवेज के अराउंड जो मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एयरवेज पहले से ज्यादा नैरो हो जाती हैं और आपको सांस लेने में पहले से ज्यादा डिफिकल्टी होती है। म्यूकस जो कि एक फ्लूइड है और ये आपके थ्रोट के साथ साथ आपके लंग्स और एयरवेज में भी प्रोड्यूस होता है। जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ एयर से जो डस्ट पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, म्यूकस उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है और आपकी बॉडी से रिमूव कर देता है। लेकिन अस्थमा में म्यूकस की प्रोडक्शन आपके लंग्स और एयरवेज में पहले से ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है और ये थिक म्यूकस आपकी एयरवेज को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एयर को आपकी एयरवेज से पास होने में डिफिकल्टी होती है। इस सारी कंडीशन को हम अस्थमा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अस्थमा होता क्यों है। अस्थमा के होने में आपके जेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का रोल होता है। सपोज अगर आपकी मदर या फादर में से किसी एक को भी अस्थमा है तो फिर आप में 3 से 6% चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको अस्थमा हो जाए, और अगर आपके फादर और मदर दोनों को अस्थमा है तो आप में अस्थमा का रिस्क 60 से 70% इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी फूड या किसी भी चीज से एलर्जिक हैं तो आपको अस्थमा अटैक्स हो सकते हैं। एलर्जेंस हम किसी ऐसे फूड या किसी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो हार्मफुल नहीं होता, बल्कि आपका इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली उसको हार्मफुल समझना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको पोलन एलर्जी है तो जब आपका इम्यून सिस्टम लाइफ में फर्स्ट टाइम पोलन से एक्सपोज होता है तो आपके इम्यून सिस्टम के बी सेल्स IgE एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये IgE एंटीबॉडीज मास्ट सेल्स के साथ जाके अटैच हो जाती हैं। फिर मास्ट सेल्स हिस्टामिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शन जैसे रनी नोज, इची आईज, स्नीजिंग होती है। लेकिन अगर आपका उसी सेम पोलन से सेकंड टाइम एक्सपोजर होगा तो IgE एंटीबॉडीज मास्ट सेल्स के साथ ऑलरेडी अटैच होंगी, इसलिए वो इंस्टेंटली पोलन को रिकॉग्नाइज कर लेंगी और फिर इंस्टेंटली मास्ट सेल्स हिस्टामिन को रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से आपकी एयरवेज में स्वेलिंग होगी और आपकी एयरवेज में म्यूकस की प्रोडक्शन पहले से ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ आपकी एयरवेज नैरो होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको अस्थमा अटैक भी हो सकता है। इससे हमें पता चलता है कि जब एलर्जन से आपका लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है तो आपको एलर्जिक रिएक्शन थोड़ा लेट आएगा, लेकिन जब उसी एलर्जन से आपका सेकंड टाइम एक्सपोजर होगा तो आपको एलर्जिक रिएक्शन फर्स्ट टाइम से जल्दी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डस्ट माइट्स। डस्ट माइट्स बहुत टाइनी से क्रिएचर्स होते हैं। इनको हम माइक्रोस्कोपिक मॉन्स्टर्स भी कहते हैं। ये आपके पिलोज, कारपेट्स और मैट्रेस पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये आपके हाउस होल्ड डस्ट में इसीलिए रहते हैं क्योंकि ये आपकी बॉडी के डेड स्किन सेल्स को फीड करते हैं, लेकिन ये इतने टाइनी होते हैं कि आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। इन डस्ट माइट्स की वजह से आपको अस्थमा अटैक हो सकता है। एक एंजाइम है जिसको हम प्रोटीएज एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम डस्ट माइट्स में हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी एयरवेज के सेल्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपकी एयरवेज में इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है और फिर आपको अस्थमा अटैक हो सकता है। इसीलिए आपको अपने पिलोज
और कारपेट वगैरह को हॉट वाटर में वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है पेट डेंडर। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पेट लवर्स होते हैं और वो घर में पेट रखते हैं। अगर वो कोई ऐसा पेट रखते हैं जिसके फर हो, जैसे कि कैट और डॉग हैं, तो उन पेट्स के जो डेड स्किन सेल्स हैं, इसके अलावा उन पेट्स के स्लाइवा, यूरिन और फीसिस में एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, जिस प्रोटीन को आपका इम्यून सिस्टम हार्मफुल समझता है और आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। इस एलर्जिक रिएक्शन में आपकी एयरवेज में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और आपकी एयरवेज नैरो हो जाती हैं, जो कि फर्दर एस्थमा की तरफ लीड करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मोल्ड्स हैं जो माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और ये माइकोटॉक्सिन्स डायरेक्टली आपके एयरवेज के सेल्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से आप में एस्थमा अटैक ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा तंबाकू स्मोक, एयर पोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग स्मेल जैसे कि परफ्यूम्स की स्मेल होती है और कोल्ड या ड्राई एयर जैसे विंटर में जो एयर होती है वो ड्राई एयर होती है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा कम होता है। इस सब की वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। फिर ये एलर्जिक रिएक्शन एस्थमा को भी ट्रिगर कर सकता है और इसीलिए विंटर में कोल्ड एयर से बचने के लिए आपको अपने माउथ के अराउंड स्कार्फ वियर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग एस्थमा अटैक क्या होता है। जब आप एलर्जन जैसे पोलन, स्मोक या कोल्ड एयर से एक्सपोज होते हैं तो आपकी एयरवेज में इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एयरवेज नैरो हो जाती हैं और आपकी एयरवेज में म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। स्पेशली आपको रात में बहुत ज्यादा खांसी होती है और आपको चेस्ट टाइटनेस फील होती है। इसके अलावा एस्थमा की 2 टाइप्स होती हैं। इसकी फर्स्ट टाइप है एलर्जिक एस्थमा। एलर्जिक एस्थमा आपको किसी एलर्जी की वजह से ट्रिगर होता है, जैसे अगर आपको पोलन से या डस्ट से एलर्जी है तो इस एलर्जी की वजह से एलर्जिक एस्थमा ट्रिगर हो सकता है। जबकि एस्थमा की सेकंड टाइप जो है उसको हम नॉन एलर्जिक एस्थमा कहते हैं। इस टाइप में एस्थमा एक्सरसाइज, कोल्ड एयर और स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर होता है और अगर एस्थमा को ट्रीट ना किया जाए तो आपकी एयरवेज कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएंगी, जिसकी वजह से एयरवेज से ऑक्सीजन मूव नहीं कर सकेगा और ब्रीदिंग इम्पॉसिबल हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपके लिप्स और फिंगर नेल्स ब्लू होना स्टार्ट हो जाएंगे और ऐसी सिचुएशन में आप कोई भी सेंटेंस प्रॉपरली नहीं बोल सकेंगे। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी और ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इसीलिए एस्थमा को ट्रीट करने के लिए इनहेलर्स यूज किए जाते हैं। ये इनहेलर्स कुछ ही मिनट्स में आपकी एयरवेज के मसल्स जो कि टाइट हुए होते हैं उनको रिलैक्स कर देते हैं और इवन एयरवेज की इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। कुछ इनहेलर्स को ड्यूरिंग एस्थमा अटैक यूज किया जाता है, जबकि कुछ इनहेलर्स ऐसे होते हैं जो कि जब आप बिल्कुल नॉर्मल भी महसूस कर रहे होते हैं वो आप तब भी डेली यूज कर सकते हैं। एस्थमा को फुली क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इसको मैनेज करके एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। आई होप आपको एस्थमा की समझ आ गई होगी। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। टेक केयर।